हेलो एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स अमेंडमेंट्स जो बच्चे सीए का पेपर देने जा रहे हैं सितंबर 25 या सीए में इंटरमीडिएट दिसंबर 25 या जनवरी 26 सीए के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है बेटा, ध्यान देना। फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर से। प्लेस ऑफ सप्लाई में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, तो फर्स्ट ध्यान रखना है प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर ऑनलाइन सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ऑनलाइन सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन पे रेसिपिएंट लोकेशन, जो रेसिपिएंट का लोकेशन है वही होगा। और यहाँ पे सप्लायर के लिए कंपलसरी है कि रेसिपिएंट का लोकेशन आपको मेंशन करना है इनवॉइस में। इट इज स्टेट भी मेंशन रहेगा तो चलेगा बेटा। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र का रेसिडेंट है, एक ई पेपर खरीदा है ऑनलाइन, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई ओवर द काउंटर गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ऐसा होता है ना, अपने कहीं बाहर घूमने वगैरह दूसरे स्टेट में जाते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं, इसे कहते हैं ओवर द काउंटर टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई इफ बायर्स एड्रेस ऑन इनवॉइस, अगर सप्लायर ने बायर का एड्रेस लिखा है इनवॉइस पे, लाइक अपने गए मुंबई शॉपिंग किए, वहाँ पे गुवाहाटी एड्रेस लिख दिया गया है, तो डैट एड्रेस गुवाहाटी आसाम विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई से आईजीएसटी हो जाएगा। नॉर्मली नहीं लिखा रहता है एड्रेस, ओनली नाम लिखता है, बता देते रमेश गुप्ता ने खरीदा तो रमेश गुप्ता लिख लेते, कैश लिख लेते। तो यहाँ पे सप्लायर्स लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बेटा। एड्रेस का मतलब ये ऐसा नहीं कि प्रॉपर एड्रेस चाहिए और स्टेट भी लिख दिया जाए तो चलेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई एडवर्टाइजिंग सर्विस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बेटा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो क्लैरिफिकेशन दिया गया। कोई स्पेस ऑन होर्डिंग, कोई होर्डिंग पे जगह दिया जाता है, होर्डिंग पे जगह, तो होर्डिंग रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के बाहर और भी फेमस प्लेसेस, क्राउडेड प्लेस पे होर्डिंग रहता है लोगों का, वो स्पेस रेंट पे दिया गया तो उसे ई मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है, रेंटिंग ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी। तो लोकेशन ऑफ होर्डिंग ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सपोज मेरा ही गुवाहाटी में एडवर्टाइजमेंट चाहिए, मैं गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज के पास किसी होर्डिंग है किसी के पास, उनको गए कि भैया मेरे को ये जगह चाहिए 1 महीना के लिए सीए कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट करना है तो मेरे को उन्होंने रेंट पे जगह दे दिया, तो वो इमूवल प्रॉपर्टी हो गया। मैं भी गुवाहाटी, वो भी गुवाहाटी, इंट्रा स्टेट सप्लाई सीजीएसटी है, आईजीएसटी लग जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा। एंड डिस्प्ले सर्विसेज, एक काम है कि ओनली डिस्प्ले किया करने का काम है, ओनली डिस्प्ले का काम है, तो ये इसे सर्विस कहते हैं। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, तो ध्यान रखना होर्डिंग जगह रेंट पे दिया गया है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ होर्डिंग, और डिस्प्ले मेरे लिए कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है यहाँ वहाँ, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो HIDI याद रखिएगा एग्जाम के लिए, H मतलब होर्डिंग, होर्डिंग इमूवेबल है, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ होर्डिंग। DI डिस्प्ले इंटेंजिबल, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई ई कॉम टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन को ई कॉम प्लेटफॉर्म से सप्लाई दिया गया, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह। तो इस केस में एक छोटा सा इश्यूज है, बिलिंग एंड डिलीवरी एड्रेस डिफरेंट है। होता है ना, अभी रक्षाबंधन आ रहा है, भाई है गुवाहाटी में, सिस्टर है दिल्ली में, तो भाई फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करेगा गुवाहाटी से और बोलेगा दिल्ली मेरे सिस्टर को भेज देना। दिल्ली में सिस्टर बैठी है, भाई गुवाहाटी में, तो सिस्टर ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करेगी और बोलेगी मेरा भाई गुवाहाटी में भेज देना। तो यहाँ पे बेटा बिलिंग एड्रेस अलग, डिलीवरी एड्रेस अलग, तो डिलीवरी एड्रेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। डिलीवरी एड्रेस वेरी इंपॉर्टेंट 10(1)(c)(a), और यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस जरूरी है और स्टेट का नाम लिख देने से भी हो जाएगा। और नेचर ऑफ सप्लाई इंटर स्टेट होगा, अगर सप्लाई डिलीवरी स्टेट डिफरेंट स्टेट पे है। प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के थ्रू, वेस्ट बंगाल पे फ्लिपकार्ट के थ्रू बायर ने ऑर्डर दिया, बिलिंग एड्रेस कोलकाता ही है, डिलीवरी एड्रेस गुवाहाटी। तो बेटा
ये प्लेस ऑफ सप्लाई गुवाहाटी मान लिया जाएगा और वेस्ट बंगाल से IGST लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और होर्डिंग वाला डिस्प्ले सर्विसेज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बेटा टाइप ऑफ सप्लाई के केस में एक छोटा सा चक्कर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रोड प्रोजेक्ट्स अंडर HAM हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे क्या होता है बेटा, आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, NHAI देता है, बोलते हैं डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। आप डिज़ाइन करो, बिल्ड करो, ऑपरेट करो, ट्रांसफ़र करो, मेंटेनेंस, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट प्लेयर्स को दे देता है। तो यहाँ पे बहुत लॉन्ग पीरियड का काम है, तो इसे कंटिन्यूअस सप्लाई मानते हैं। तो ध्यान देना, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। NHAI रोड प्रोजेक्ट्स अंडर HAM रहेगा, तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा, इनवॉइस इशूड ऑन टाइम। तो इनवॉइस और पेमेंट IP विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट रिसीव विच एवर इज अर्लियर। और इसमें इंटरेस्ट वगैरह भी इंक्लूडेड रहता है, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे आएगा। ये एक बार एग्जाम पे आ चुका है, फिर भी इम्पॉर्टेंट है। NHAI रोड प्रोजेक्ट अंडर HAM हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, जिसमें डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र और कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सब कोई एक साथ स्प्लिट अप नहीं कर सकते। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। और बेटा इनवॉइस ऑन टाइम तो IP विच एवर इज अर्लियर, ऑन टाइम नहीं तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट रिसीव विच एवर इज अर्लियर। इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होगा। बेटा ये एक नया सा पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज सर्विस के केस में, गुड्स के केस में अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। रिवर्स चार्ज सर्विस के केस में पहले था डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे ऑफ इनवॉइस। अब और एक आ गया डेट ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपिएंट। तो बेटा 3 देखा जाएगा। पहले सर्विस के केस में RCM में था पेमेंट और 61st डे ऑफ इनवॉइस। दिस इज न्यू, दिस इज न्यू। तो डेट ऑफ पेमेंट 61st डे ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपिएंट, डेट ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपिएंट विच एवर इज अर्लियर। अगर ये सब पॉसिबल नहीं है तो डेट ऑफ एंट्री इन द रेसिपिएंट बुक, ये तो पहले से था, सिर्फ डेट ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपिएंट। इस पे मैंने एक एग्जांपल डाला है, एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम के लिए, सभी को इंपॉर्टेंट रखेंगे। इनवॉइस डेट बाय सप्लायर, सप्लायर है ABC लीगल एसोसिएट्स। आपको तो पता ही है वकील साहब का सर्विस RCA में कवर्ड है बिजनेस को। रिसिप्ट ऑफ सर्विस 1 अप्रैल, इनवॉइस इशूड बाय रेसिपिएंट, ये वाला नया आ गया बेटा। विद इन 30 डेज इनवॉइस रेज करना है। और डेट ऑफ पेमेंट 5 में, 61st डे 31st में। तो टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई में बेटा डेट ऑफ पेमेंट 5 में, 61st डे 31st में। एंड इनवॉइस इशूड बाय रेसिपिएंट, रेसिपिएंट दैट इज 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल ही टाइम ऑफ सप्लाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, आप लोग रखेंगे इसको। नेक्स्ट है बेटा वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक छोटा सा पॉइंट है बेटा, आपको पता ही है GST में सर्विस में तो एडवांस रिसीप्ट पे भी टैक्स लगता है, बट गुड्स के केस में पेमेंट नहीं चाहिए बेटा, पेमेंट नहीं चाहिए। इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, पेमेंट नहीं देखना है। बट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के केस में, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के केस में एडवांस पे भी टैक्स लगेगा, टैक्स पेबल ऑन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। टैक्स ऑन एडवांस फॉर गुड्स नोटिफिकेशन 66 आपको पता है, इसमें एडवांस पेमेंट गुड्स के लिए होगा तो नॉट टैक्सेबल, बट एक्शनेबल क्लेम के लिए 6 एक्शनेबल क्लेम टैक्सेबल है, उसके लिए है तो बेटा रिसिप्ट ऑफ एडवांस पे भी टैक्स लगेगा। याद रखना एडवांस ऑन गुड्स स्टिल एग्जेम्प्ट, एडवांस ऑन एक्शनेबल क्लेम टैक्सेबल 1 अक्टूबर 23 से।
बेटा सप्लाई के मीनिंग पे भी कुछ कुछ चेंजेस हैं सप्लाई चैप्टर में। एक तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, पहले तो शेड्यूल 3 पे ओनली लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे टैक्स था, बाकी सब शेड्यूल 3 पे एग्जिम थे। तो बेटा अब क्या आ गया, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे 6 आइटम्स आ गया है टैक्सेबल। बेटिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग तो था ही, कैसीनोज आ गया बेटा, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये ध्यान रखना आप सब पढ़े ही होंगे। सिंस अब डेफिनेशन पे ऑनलाइन गेमिंग वगैरह भी आ गया ना, तो सप्लायर का डेफिनेशन में चेंजेस आ गया, अमेंडमेंट। सो सिंस सप्लायर के डेफिनेशन में अमेंडमेंट है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सप्लायर तो नॉर्मली आपको पता ही है कौन होते, जो पर्सन सप्लाइंग गुड सर्विसेज, पी, ये तो होते ही है, साथ में एजेंट ऑफ सप्लायर भी होते हैं। एक नया पॉइंट आ गया, दिस इज न्यू टू एवरीवन, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पर्सन अरेंजिंग ऑर्गेनाइजिंग सप्लाई विद स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम डीम्ड सप्लायर है। डिजिटल प्लेटफॉर्म डीम्ड सप्लायर इज लाइबल इवन इफ कंसिडरेशन, कोई बात नहीं बेटा। सो पर्सन अरेंजिंग और ऑर्गेनाइजिंग सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम भी सप्लायर है। शॉर्ट में याद रखना, पाओ सप्लायर किसको बोलते हैं, पाओ। पाओ मतलब पर्सन सप्लाइंग गुड सर्विसेज, ए मतलब एजेंट, ओ मतलब ऑर्गेनाइजर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, डिजिटल प्लेटफॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक छोटा सा एग्जाम्पल है बेटा, एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन, जीएसटी ऑन फूड्स एंड बेवरेजेस एट सिनेमा हॉल आप पढ़े होंगे, फिर भी ध्यान से सुनेंगे। अपन मूवी देखने जाते, मूवी टिकट के साथ कुछ पॉपकॉर्न वगैरह, कुछ स्नैक्स वगैरह भी बंडल रहता है, तो वो बंडल्ड हो गया, एक साथ कॉम्बो वगैरह पे आ जाएगा, तो फिर अपने कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे और सिनेमा के ही एग्जीबिशन पे आ जाएगा। बट अपने जाते सिनेमा देखने, टिकट्स अलग से लेते और स्नैक्स वगैरह पॉपकॉर्न वगैरह अलग खरीदते, तो पॉपकॉर्न वगैरह ये खाने पीने का सामान रेस्टोरेंट पे अलग से आ जाएगा और सिनेमा एग्जीबिशन सर्विसेज। तो ध्यान से देखना, इंडिपेंडेंट सेल ऑफ फूड एंड बेवरेजेस सोल्ड सेपरेटली, तो खान पान रेस्टोरेंट पे आ जाएगा और उस पर 5% जीएसटी रेट, आईटीसी नॉट अलाउड, ये नहीं देखना आपको। लेकिन कॉम्बो दोनों एक साथ रहेगा, एक टिकट में खान पान और सिनेमा, तो इसे सिनेमा एग्जीबिशन बोलते हैं। और सिनेमा एग्जीबिशन पे जो जीएसटी रेट है लेस देन 100 रुपीज़ टिकट होता है, तो 12% गरीब लोगों के लिए, और अमीर लोगों के लिए होता है बेटा एक्सक्लूसिव टिकट्स, तो 18%। ध्यान रखना, खान पान सिनेमा एक साथ टिकट कॉम्बो दिया गया, तो सिनेमा में आ जाएगा, अलग अलग लिया गया तो सिनेमा, सिनेमा पे एग्जीबिशन सर्विसेज और खान पान के लिए अलग। एग्जाम्पल देखो बेटा, टिकट्स 150, पॉपकॉर्न 200 बॉट सेपरेटली, तो टिकट पे 18% एंड खान पान पे 5%, रेस्टोरेंट सर्विसेज कॉम्बो ले लिया गया तो 18% लगेगा। और निम्नलिखित याद रखना, आइस कॉम्बो, आइस मतलब इंडिपेंडेंट फूड सेल होगा तो 5%, इंडिविजुअल सेल, कॉम्बो है तो बेटा चिप टिकट है तो 12%, एक्सक्लूसिव एक्सपेंसिव टिकट है तो 18%। नेक्स्ट है जीएसटी ऑन वारंटी एंड रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर्स। बेटा अपन कोई सामान वगैरह खरीदते, सपोज ब्रांडेड कोई आपने एचपी का लैपटॉप खरीदा, कुछ खराब वराब हो गया या वारंटी पीरियड में कवर्ड है, आप जाइए डिस्ट्रीब्यूटर के पास या एचपी का खुद का सर्विस सेंटर होता है, फ्री में कर दिया जाता है, नो जीएसटी। आपसे चार्जेस लिया जाएगा तो जीएसटी। और भी एक पता है कि जब भी आजकल प्रोडक्ट खरीदते ना, बोलते देखिए इसके साल 1 साल का वारंटी है, आप एक्स्ट्रा और 1 साल का लेना चाहे एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो सेल करते समय एचपी का लैपटॉप सेल करते समय इंश्योरेंस करा लेता है, पैसा लगता है तो एचपी में ही आ जाएगा, या आपने कोई थर्ड पार्टी से इंश्योरेंस करा लिया तो वो सेपरेटली आ जाएगा। सो थोड़ा सा इसको लेकर बहुत इश्यूज हैं, तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग, एकदम दिमाग रिलैक्स करके। फर्स्ट है फ्री रिप्लेसमेंट रिपेयर बाई मैन्युफैक्चरर, एचपी वाले ने मेरे लैपटॉप का फ्री रिप्लेसमेंट रिपेयर कर दिया, नो जीएसटी, फ्री है तो नो जीएसटी।
डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड फ्री वारंटी सर्विस टू कस्टमर। एचपी का डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सर्विसेज हमें दे दिया, तो नो जीएसटी, नो कंसिडरेशन। अब ध्यान से देखना, डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई किया पार्ट, मेरा एचपी का कोई पार्ट खराब हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर ने सप्लाई किया एंड बिल कर दिया मैन्युफैक्चरर से, पैसा ले लिया, तो जीएसटी पेबल बाय डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर टू मैन्युफैक्चरर सप्लाई हो गया, तो जीएसटी डिस्ट्रीब्यूटर पे करेगा, मैन्युफैक्चरर को आईटीसी मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरर ने पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर को फ्री में दे दिया। मेरा लैपटॉप कुछ खराब है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, उन्होंने ठीक करके एचपी वाले से ले लिया, तो यहाँ पे भी नो कंसिडरेशन। डिस्ट्रीब्यूटर अपना स्टॉक यूज करके मेरा एचपी का मशीन ठीक कर दिया एंड मैन्युफैक्चरर इशू क्रेडिट नोट। मैन्युफैक्चरर ने बहुत सारा पार्ट्स दिया था डिस्ट्रीब्यूटर को, सेल दिखा दिया था, अब उसको रिटर्न दिखा देगा, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर एडजस्ट कर देगा, टैक्स कम कर देगा और डिस्ट्रीब्यूटर आईटीसी रिवर्स। डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना स्टॉक दिया, मैन्युफैक्चरर ने उसको फिर से सामान दे दिया, नो जीएसटी, नो आईटीसी रिवेयर। डिस्ट्रीब्यूटर रिपेयर किया और मैन्युफैक्चरर से चार्ज किया, तो चार्ज किया मैन्युफैक्चरर से, तो जीएसटी लगेगा बेटा इधर भी। एक्सटेंडेड वारंटी विद प्रोडक्ट, एचपी का लैपटॉप के साथ एक्सटेंडेड वारंटी ले लिया, तो एचपी का ही कंपोजिट सप्लाई मान लिया जाएगा। एक्सटेंडेड वारंटी मैंने थर्ड पार्टी से लिया, एचपी से नहीं, तो सेपरेट सर्विस थर्ड पार्टी से लिया, जीएसटी लगेगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल रखा गया है, देखिए। फ्री मोटर रिप्लेस ड्यूरिंग वारंटी, नो जीएसटी। फ्री रिपेयर बाय डिस्ट्रीब्यूटर अंडर वारंटी, नो जीएसटी। पार्ट रिप्लेस बाय डिस्ट्रीब्यूटर बिल टू मैन्युफैक्चर, जीएसटी लगेगा। मैन्युफैक्चर सेंड्स फ्री रिप्लेस में नो जीएसटी। मैन्युफैक्चर इशूड क्रेडिट नोट एडजस्ट विद आईटीसी रिवर्सल। पार्ट रिप्लेस बाय डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर दे दिया, नो जीएसटी। रिपेयर सर्विस बाय डिस्ट्रीब्यूटर टू मैन्युफैक्चरर, जीएसटी। एक्सटेंडेड वारंटी विद प्रोडक्ट, कंपोजिट सप्लाई एचपी वाला के लैपटॉप पे आ जाएगा। एक्सटेंडेड वारंटी अदर से, तो जीएसटी है। सेपरेट सर्विस, वारंटी का मीनिंग पे इस पॉइंट को रखा गया। डब्ल्यू मीन्स वारंटी विद प्रोडक्ट, एक्सटेंडेड वारंटी कंपोजिट एचपी में आ जाएगा। ए आफ्टर सेल्स थर्ड पार्टी से लिया, तो एक्स्ट्रा सप्लाई मान लेंगे। R1 WRR, R1 रिपेयर फ्री बाय मेकर डिस्ट्रीब्यूटर, नो जीएसटी। R2 रिपेयर बिल टू मेकर, मैन्युफैक्चरर को जीएसटी। ए एजेंट ने डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई पार्ट बिल किया, जीएसटी। एन मतलब नो चार्ज फ्रॉम, नो जीएसटी। टैक्स रिवर्सल क्रेडिट नोट इशू, यस आईटीसी, मैन्युफैक्चरर को मिलेगा अगर मैन्युफैक्चरर से चार्ज किया गया। नेक्स्ट जीएसटी ऑन शेयर्स, बेटा शेयर्स आर नाइदर गुड्स नॉट सर्विस, सो नो जीएसटी, डायरेक्ट नो जीएसटी। यस बेटा, शेड्यूल 3 पे नेगेटिव लिस्ट पे 6 आइटम्स तो आप रटे ही होंगे। इंश्योरेंस का बहुत अच्छा एक पॉइंट आया, ध्यान से देखेंगे। को इंश्योरेंस प्रीमियम एपोर्शन, यहाँ पे नॉट सेपरेटली टैक्सेबल, लीड इंश्योरर मस्ट पे जीएसटी ऑन टोटल प्रीमियम कलेक्टेड फ्रॉम इंश्योर्ड, लीड इंश्योरेंस भी पे करेगा। ध्यान से देखना, एक प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू है 100 करोड़, ये पॉलिसी होल्डर है, जो भी पॉलिसी होल्डर है इनको इंश्योरेंस कराना है 100 करोड़ का। तो बाजार में दो इंश्योरेंस कंपनी है, ए इंश्योरेंस कंपनी बी, उनके पास जाता है, बोलता है कि मेरा 100 करोड़ का प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करवा दो। तो इंश्योरेंस कंपनी ए को ना अकेले रिस्क लेने में डर लगता है कि उस प्रॉपर्टी का कुछ हो जाएगा तो 100 करोड़ रुपीस पे करना पड़ेगा, बी के पास गया, बी को भी डर लगता है, तो ए बी इंश्योरेंस कंपनी आपस में मिलकर इस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा लिया, तो इसको बोलते हैं को इंश्योरेंस। ऐसे बोल सकते एक फुल दो माली, एक फुल मतलब एक प्रॉपर्टी है उसका दो इंश्योरेंस कंपनी ने रिस्क लिया है, दो माली। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ए
लीड इंश्योरर है, मतलब यही मेन है। तो उसने यहाँ से बोला कि चलो भाई आपका प्रॉपर्टी हम लोग ले रहे, 1 लाख रुपया प्रीमियम ले रहे, तो इस 1 लाख पे जीएसटी लगेगा। और इंश्योरेंस कंपनी ए बोल रहा है कि 60% रिस्क मैं लूँगा और 40% रिस्क बी लेगा। तो प्रीमियम भी बंटवारा करेंगे, 1 लाख का 60%, 60,000 ए के पास रहेगा प्रीमियम और 40,000 बी के पास चला जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी ए विल कलेक्ट 1 लाख प्रीमियम और 40,000 दे दिया इसको, तो इस पे नो जीएसटी। 1 लाख का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी लीड कंपनी ए ने पार्टी से लिया और आपस में दोनों भाई 60-40 बांट लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी ए ने इंश्योरेंस कंपनी बी को जो 40% शेयर दिया 40,000, उस पे नो जीएसटी, और जब पॉलिसी होल्डर से लिया 1 लाख, इस पे फुल जीएसटी। इज इट ओके? वंस अगेन, एक फुल, एक प्रॉपर्टी, दो मालिक, तो यहाँ पे एक लीड इंश्योरर होगा। लीड इंश्योरर फुल प्रीमियम कलेक्ट करेगा फुल से प्रॉपर्टी ऑनर से, सिर्फ वहीं पे जीएसटी लगेगा। फिर आपस में दोनों भाई 60-40 बांटेगा, ए ने 40% इंश्योरेंस कंपनी बी को दिया, उस पे नो जीएसटी। सो लीड इंश्योरर कलेक्ट्स फुल प्रीमियम and share with insurer as per risk share, no separately taxable. Lead insurer must pay full GST on total premium. Example, कोई इंश्योरेंस एक फुल दो माली प्रीमियम चार्ज किया 40,000, लीड इंश्योरर ए 60% रखा और बी 24,000, बी को दे दिया 40% 16,000, जीएसटी ओनली 40,000 पे लगेगा। जब ए ने बी को 16,000 ट्रांसफर किया, उस पे नो जीएसटी। सर को इंश्योरेंस क्या होता है? कहा ना, एक फुल दो माली इन्वॉल्व मल्टीपल इंश्योरर जॉइंटली कवरिंग सिंगल पॉलिसी। एक फुल पे दो माली, तीन माली, ईच टेकिंग फिक्स शेयर रिसीविंग प्रोपोर्शनेट प्रीमियम। लीड इंश्योरर वो होता है जो पॉलिसी मैनेज करता है, क्लेम कम्युनिकेट करेगा और पैसा एपोर्शन कर लेगा। तो ये समझ में आ गया बेटा? यस। अब हम लोग पढ़ने जा रहे री इंश्योरेंस कमीशन। री इंश्योरेंस कमीशन अलग टॉपिक है बेटा। को इंश्योरेंस में तो एक फुल दो मालिक, और री इंश्योरेंस पे क्या होता है ना, इंश्योरेंस कंपनी ए ने अमिताभ बच्चन का पूरा रिस्क ले लिया। अब अमिताभ बच्चन को कुछ हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी सीधा जमीन के नीचे चल जाएगा। रात को इंश्योरेंस कंपनी का नींद नहीं आता है, तो वो क्या किया, अमिताभ बच्चन का कोई रिस्क इंश्योरेंस कंपनी बी से जाके करवा लिया। तो इसे कहते हैं री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस का मतलब पॉलिसी होल्डर का रिस्क आप अकेले ले लिया, मैं हूं ना, और बाद में रात को नींद है ना, तो आप सुबह उठकर उसी अमिताभ बच्चन जी का इंश्योरेंस किसी और से करा लिया और उसको कमीशन देंगे, उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस कमीशन। री इंश्योरेंस कमीशन, तो वो एक नया इंश्योरेंस हो जाएगा। मैंने आपका इंश्योरेंस कर लिया इधर जीएसटी, फिर मैं आपका इंश्योरेंस किसी और से करा लिया, तो वहां पे और एक इंश्योरेंस हो जाएगा। तो फिर वो जो मेरे से प्रीमियम चार्ज करेगा फिर से जीएसटी, बट मैं उससे कमीशन भी लूंगा कि भाई तेरे को मैं क्लाइंट लेके आया, कमीशन दो। तो कमीशन को इग्नोर करना है, तो ध्यान से देखना, री इंश्योरेंस कमीशन, सीडिंग कमीशन रिटेन बाय इंश्योरेंस व्हाइल पेइंग री इंश्योरेंस। अगर मैं किसी से इंश्योरेंस कराऊंगा ना, कमीशन खाता हूं, इंश्योरेंस बिजनेस पूरा कमीशन पे चलता है। नॉट सेपरेटली टैक्सेबल, री इंश्योरेंस कमीशन टैक्सेबल नहीं, और री इंश्योरेंस मस्ट पे जीएसटी ऑन ग्रॉस प्रीमियम इंक्लूडिंग कमीशन। ध्यान से देखना, री इंश्योरेंस ग्रॉस री इंश्योरेंस प्रीमियम, मैं किसी और को बोला भाई उनका रिस्क मैं थोड़ा आपसे ट्रांसफर करना चाहता हूँ, कितना प्रीमियम लोगे? 1 लाख, ठीक है भाई। क्लाइंट दिया, कमीशन कितना दोगे? 20,000, तो मैंने उनको दे दिया, देख तेरे को 1 लाख प्रीमियम चाहिए, कमीशन मेरे को 20,000 दो, 80,000। अब जीएसटी किस पे लगेगा? पूरे 1 लाख पे लगेगा, 80,000 पे नहीं। तो ये ध्यान रखना है, को इंश्योरेंस शेयरिंग नॉट टैक्स सेपरेटली। को इंश्योरेंस का शेयरिंग
अलग नहीं, वो एक ही पॉलिसी बना था। अब